हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय चैनल फिल्मी ज़िंदगी। तो आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उसका नाम है द हीस्ट ऑफ द सेंचुरी, जिसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे कुछ चोर करोड़ों की चोरी करते हैं, लेकिन पुलिस सब कुछ जानते हुए भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और फिर वो अमीर होकर आज़ाद घूम रहे होते हैं। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जिसमें अर्जेंटीना के 5 दोस्तों ने मिलकर उस देश में ऐतिहासिक चोरी की होती है। दोस्तों, ये चोरी रात में नहीं बल्कि दिन दहाड़े सबके सामने की जाती है और चोरी भी ऐसी जिसमें किसी को कोई भी खरोच नहीं आती है। पुलिस भी वहीं होती है और वो भी कुछ नहीं कर पा रही होती है। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फर्नांडो, जो कि पेशे से एक पेंटर और जूडो इंस्ट्रक्टर होता है। और ये भी दिखाया जाता है कि वो अपने इस रूटीन लाइफ से काफ़ी बोर हो चुका होता है। फर्नांडो अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में अपना जॉइंट निकाल के उसे यूज़ करने लगता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है और वो पानी उछालकर उसके जॉइंट को बुझा देती है। फिर फर्नांडो अपना जॉइंट पानी में फेंक देता है। तभी दिखाया जाता है कि उसका जॉइंट जो पानी में गिर चुका था वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के बहाव के साथ बह रहा होता है। फर्नांडो अपने जॉइंट का पीछा करता है और जॉइंट जाकर एक गटर में गिर जाता है। जब फर्नांडो गटर के पास जाता है तो वो देखता है कि ये गटर एक बैंक के सामने है जिसका नाम बैंक ऑफ रियो होता है। फिर फर्नांडो उस गटर का पीछे करता है कि वो देखता है कि ये गटर एक पुल के पास जाके ख़त्म हो जाता है। दिखाया जाता है कि फर्नांडो उस गटर के बड़ी सी पाइप के पास जाता है और वहाँ उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो वहाँ से वापस घर चला जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि फर्नांडो अपने सिविल इंजीनियर दोस्त सेबेस्टियन से मिलने जाता है और वो वहाँ सेबेस्टियन से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम मिलकर बैंक ऑफ रियो को लूटेंगे। और वो उसके आइडिया के बारे में सेबेस्टियन को भी बताता है। हमें यहाँ ये मालूम होता है कि सेबेस्टियन को भी पैसों की काफ़ी ज़रूरत होती है, इसलिए वो फर्नांडिस के आइडिया पे काम करने के बारे में सोचता है और उसे हाँ कर देता है। और वो वहीं फर्नांडिस से कहता है कि बैंक रॉबरी इतनी आसान नहीं होगी, हमें इसके लिए अच्छी खासी गाड़ी और कुछ इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ फर्नांडिस को ये आइडिया आता है कि उसे एक ऐसे इंसान को तलाश करना चाहिए जो बैंक रॉबरी को फाइनेंस करने में उनकी हेल्प करे। फिर वहीं फर्नांडिस का एक और दोस्त होता है, फर्नांडो का एक दोस्त देबा, जो उसके फाइनेंस के लिए मारियो के पास भेजता है। मारियो वो शख्स है जो कि छोटी मोटी चोरी करने में काफ़ी माहिर होता है। फिर अगले दिन फर्नांडो अपने दोस्त मारियो के पास जाता है उसे मिलने के लिए और वहाँ उसे अपने बैंक रॉबरी के बारे में सारा कुछ बता देता है। ये सुनकर मारियो थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो होता है, लेकिन मारियो उसे बताता है कि अगर ये चोरी सक्सेसफुल हो गई तो लाइफ में उन्हें चोरी करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही मारियो भी उसे हाँ कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि फर्नांडोस और मारियो बैंक के लोकेशन पर जाते हैं। वहीं फर्नांडो बैंक ऑफ रियो के सामने वाले गटर में अपनी एक मेजरमेंट टेप डालता है। उसके बाद वो दोनों नाले के नीचे जाके टेप का निचला हिस्सा देखते हैं। वो कुछ मेजरमेंट्स करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और वहीं फर्नांडिस बताता है कि हम अमीर होने से सिर्फ 18 मीटर की दूरी पर हैं। मारियो ये कहता है कि अगर बारिश हुई तो हम यहीं फंस जाएंगे। फर्नांडो कहता है हम चोरी तभी करेंगे जब मौसम काफ़ी साफ़ होगा। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि फर्नांडो, मारियो और देबा जो बैंक रॉबरी को अंजाम देने के लिए एक मीटिंग करते हैं। वो बैंक के रास्ते में एक सुरंग खोदने की बात कर रहे होते हैं। फर्नांडो ये बताता है कि बैंक के सारे रूम्स में मोशन सेंसर्स हैं और फर्नांडो वहाँ ये भी बात बताता है कि मोशन सेंसर कभी भी मूवमेंट को ट्रैक नहीं करता है, वो सिर्फ हमारे टेम्परेचर को चेंज होते हुए नोटिस करते हैं। ये वो एक स्लीपिंग बैग से एक सूट बनाते हैं। इससे होगा यूँ कि वो अपने जिस्म का टेम्परेचर मोशन सेंसर से बचा सकते हैं। इतना कुछ प्लान करने के बाद अब उनके पास एक और टेंशन थी, वो ये थी कि फर्नांडो ये नहीं जानता था कि बैंक की तिजोरी को कैसे खोला जाएगा। इसीलिए वो अगले दिन बैंक के आसपास के इलाकों में काफ़ी छानबीन भी करते हैं। वो सेबेस्टियन के साथ बैंक में जाता है और वहाँ बैंक के आसपास के एरिया की काफ़ी सारी पिक्चर्स भी लेता है और वहीं अंदर सेबेस्टियन स्टाफ से बैंक में अकाउंट खुलवाने के बारे में पूछता है। और वहीं फर्नांडो बैंक के अंदर तस्वीरें ले रहा होता है। तभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और ऐसा देखते हुए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ फर्नांडिस से पूछताछ करने के लिए उसे बेसमेंट में ले जाया जाता है। दोस्तों, ये सब भी फर्नांडिस का अपना ही प्लान होता है क्योंकि वो सेफ्टी वॉल को काफ़ी नज़दीक से देखना चाह रहा था। वहीं सिक्योरिटी गार्ड फर्नांडिस के हर सामान की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता क्योंकि जो चिप जिसमें फर्नांडिस ने फ़ोटोज़ दिए थे वो उसे अपने हाथ में रख लेता है। ये दिखाया जाता है कि फर्नांडो और सेबेस्टियन उनने बैंक में जो भी देखा और जो भी तस्वीर लिए थे उनको देखकर वो एक बैंक का नक्शा बनाते हैं और प्रोग्राम को बनाना शुरू कर देते हैं। फर्नांडिस उसी रूम से घुसने का प्रोग्राम बनाता है जहाँ पे उसे रखा गया था। अब उन्हें ये करना होता है कि बैंक और नाले के बीच में जितना भी फैसला होता है वो उन्हें पता करना होता है। वो इसी काम के लिए एक साइकिल का इस्तेमाल करते हैं।
वो साइकिल के टायर पे एक मार्क करते हैं और पता करते हैं कि टायर कितनी बार घुमा है। ये गिनती करके उन्हें ये पता चल जाता है कि पूरा डिस्टेंस कितना है। अगले दिन फर्नांडो अपनी मैथमेटिकल स्किल्स का यूज़ करके उस एंगल का पता करता है जहाँ से उसे सुरंग खोलनी होती है। यहाँ फर्नांडोस ये डिस्कस भी करता है कि जो पैसा वो बैंक से चुराएंगे उसका इंश्योरेंस भी होगा, यानी इससे आम जनता को कोई नुकसान नहीं होगा, जो नुकसान होगा वो बैंक को ही होगा। उस रात ये लोग सुरंग खोलना शुरू कर देते हैं। वहीं ये अपने ग्रुप में अल्बर्टो नाम के एक लड़के को भी साथ में ले लेते हैं। हाँ, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद भी फर्नांडोस और उसके दोस्तों को ये पता नहीं होता है कि जो बैंक में 400 लॉकर्स हैं उन्हें कैसे खोला जाए। पहले तो वो लॉकर खोलने के लिए ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करने का सोचते हैं, जिससे एक लॉकर खोलने में कम से कम 1.5 मिनट का टाइम लगेगा और ऐसे 400 लॉकर खोलने में उन्हें तकरीबन 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। वहाँ फर्नांडोस ये सुझाव देता है कि क्यों ना हम में से एक कोई उसी बैंक को किराए पर ले ले, लॉकर को काफ़ी नज़दीकी से जांच कर आ जाए। वहीं अगले दिन मारियो बैंक के उसी ब्रांच में एक लॉकर लेता है। वहाँ वो लॉकर को खोलते हुए लॉकर को काफ़ी ध्यान से देखता है। वहाँ दूसरी तरफ मारियो और उसके साथी एक वैन भी चुराते हैं और वहाँ अल्बर्टो के घर के बाहर उसका इंतज़ार भी किया जाता है। तभी वहाँ अचानक से पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख के वो सब काफ़ी घबरा जाते हैं और उन सबको लगता है कि वो पकड़े जा चुके हैं। तभी वहाँ पे अल्बर्टो और उसकी वाइफ आ जाती है। वो पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि वो सब उनके दोस्त हैं। अब अगली रात वो लोग सुरंग खोदने का काम शुरू कर देते हैं। एक रात खोदते खोदते उनकी ड्रिल टूट जाती है, इसीलिए अब उन्हें न्यू ड्रिलिंग मशीन लेनी पड़ेगी। और ये सब देख के मारियो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस प्लान में काफ़ी इन्वेस्ट कर चुका था। और वो वहाँ ये कहता है कि जब तक बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल को खोलने का तरीका नहीं पता चल जाता तब तक वो और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और वो फिर वहाँ से चला जाता है। उस रात फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। वो रात में तारों को देख रहा होता है, तभी ऐसे अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो फ़ौरन मारियो के घर चला जाता है। ये बताता है कि उसे प्रॉब्लम का हल मिल चुका है। वहाँ वो मारियो को ये बताता है कि जिस टाइम बैंक खुला होता है तो उस टाइम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कुछ अलग होते हैं। जैसे ही बैंक बंद होता है उस टाइम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और बदल दिए जाते हैं। ये दिखाता है कि सामने से चोरी रोकने के लिए अलग से सिक्योरिटी है और सुरंग से होने वाली चोरी के लिए अलग सिक्योरिटी है। और वहीं अगर ये चोरी एक साथ हो जाए तो उसको रोकने का कोई और सुराग नहीं है। फर्नांडो बताता है कि वो बैंक के वर्किंग टाइम के दौरान सामने वाले गेट से एंटर होंगे, क्योंकि उस वक्त सेफ डिपॉजिट के वॉल्ट भी खुले होंगे और वो भी बिना किसी अलार्म और मोशन सेंसर के, जहां पुलिस को ये लगेगा कि वो एक छोटे मोटे चोर हैं और सिर्फ कैश लूटने आए हैं थोड़ा बहुत। फर्नांडो इस तरह से प्लान बताता है कि सबको यही लगे कि लुटेरे मेन गेट से ही वापस जाएंगे और इससे पुलिस को शक भी नहीं होगा कि ये लोग सुरंग के रास्ते से भाग जाएंगे। फर्नांडो का आइडिया सुन के मारियो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब अगले दिन बैंक रॉबरी का दिन आता है और गैंग के सारे मेंबर्स अपनी उंगलियों पर ग्लू लगाते हैं ताकि कोई फिंगरप्रिंट्स का निशान किसी को ना मिले। वहीं सेबेस्टियन अपना काम करने के लिए नाले से अंदर जाता है और जबकि फर्नांडो और बाकी मेंबर्स बैंक के अंदर आ जाते हैं तब अपने अपने मास्क पहन लेते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि मारियो और दिबाजो दोनों अपनी अपनी गन निकालकर फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। वहीं फर्नांडो और अल्बर्टो अपनी गन से सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो वहाँ सबको ज़मीन पर लेटने का हुक्म देते हैं। वहीं सीसीटीवी रूम में एक सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को अलर्ट कर देता है। वहीं फर्नांडो सीसीटीवी रूम में होने वाली कन्वर्सेशन को सुन रहा होता है। वहाँ बैंक में मारियो कैशियर को ये ऑर्डर कर रहा होता है कि वो सारे के सारे पैसे बैंक में डाल दे और अल्बर्टो भी जाकर पार्किंग का गेट को लॉक कर देता है। वहीं थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। वहाँ पे पुलिस दिखती है। अल्बर्टो एक सिविल बंदे को अपने गन पॉइंट पर लेकर पुलिस को धमकी देता है कि वो यहाँ से पीछे हट जाए। अगर पुलिस ने बैंक में घुसने की कोशिश करी तो वो उसे मार डालेगा। अब अल्बर्टो अंदर आता है और अपने साथियों को बताता है कि लूट का पहला फेज़ ख़त्म हुआ। फेज़ 2 में मारियो एक औरत को गन पॉइंट पर लेकर सीसीटीवी के गार्ड को सरेंडर करने के लिए बोलता है। वहीं मारियो उस गार्ड की गन और मोबाइल लेके उसे बाहर भेज देता है। और फेज़ 3 में ये दिखाया जाता है कि बैंक के सारे कैमरास बंद हो चुके हैं। अब फर्नांडो लॉकर रूम में जाता है और वहाँ से कैबिनेट को हटा देता है। अब जैसे ही फर्नांडो फेज़ 4 कहता है तो दूसरी तरफ से दीवार को अल्बर्टो तोड़ना शुरू कर देता है और वो भी बैंक के अंदर आ जाता है। और फिर फेज़ 5 में वो दोनों अपनी कार से कुछ इक्विपमेंट्स लेकर बैंक के अंदर आ जाते हैं और फिर वहाँ पे वो उस मशीन को असेंबल करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, ये एक कैनन पावर मशीन है जो सिर्फ 7 सेकंड में एक लॉकर को तोड़ देती है। वहीं हर कोई अपनी घड़ी में एक टाइमर सेट कर देता है। लेस्टर और फर्नांडो लॉकर को तोड़ना शुरू कर देते हैं
और वहीं बाहर दिखाया जाता है कि पुलिस, मीडिया और जो लोग बैंक के अंदर हैं उनके रिश्तेदार वहां आ जाते हैं। पुलिस का कैप्टन सिक्योरिटी गार्ड से बात करता है और बैंक के अंदर की सिचुएशन को जानने की कोशिश करता है। वहीं अंदर बैंक में लॉकर को तोड़ने का काम बड़े जोश से जारी होता है। अब अचानक से उन्हें छत पे पुलिस टीम की आवाज़ सुनाई देती है। वहीं मारियो के पास जो सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन होता है उस पर कैप्टन की उसे कॉल आती है। वहाँ मारियो भी कैप्टन से बात करता है और उसे कहता है कि छत पे से पुलिस सिक्योरिटी को वापस भिजवा ले, नहीं तो वो अंदर जो बंधक बनाए हुए हैं उनको मार डालेगा। कैप्टन उसकी बात मान लेता है, लेकिन पुलिस कैप्टन चुपके से 2 स्नाइपर्स को अंदर भिजवा देते हैं। फिर यही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें फर्नांडीज ने पहले से ही इस बारे में सोच रखा होता है कि पुलिस तो उन्हें ज़रूर घेरेगी और लॉकर तोड़ने तक उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो पुलिस को अपनी बातों में लगा के रखे, यानी कि पुलिस को भटका सके। इसीलिए फर्नांडो मारियो को इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए कहता है। इसीलिए मारियो पुलिस वालों से काफ़ी कॉन्फिडेंटली बात भी कर रहा होता है। अब कैप्टन मारियो से पूछता है कि उसकी डिमांड क्या है। तो इस पे मारियो कहता है कि वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करना चाहता है और वहाँ कैप्टन उसकी बात मान लेता है और मारियो से ये कहता है कि उसे 1 घंटे का टाइम चाहिए। इसी बीच फर्नांडो और सेबेस्टियन ने काफ़ी ज़्यादा लॉकर तोड़ दिए होते हैं। इसमें खूब सारा कैश और कई किलो गोल्ड भी होता है। बैंक के बाहर एज यूजुअल पुलिस अपनी एक स्ट्रेटजी बनाती है, जहां पुलिस ये देखती है कि बैंक में एंटर होने के लिए केवल सिर्फ 2 रास्ते हैं, जो कि एक मेन गेट है और दूसरा पार्किंग एरिया। पुलिस यही समझ रही होती है कि यहाँ पे एक छोटी सी लूट हो रही है। इससे पुलिस कैप्टन मारियो को फ़ोन करता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है और वहीं कैप्टन उसे ये कहता है कि हम तुम्हें वकील भी देंगे, जिसके जवाब में मारियो ये कहता है कि वो अपने दोस्तों से डिस्कस करके ही बताएगा। वहीं अंदर फर्नांडो और लॉकर तोड़े जा रहा होता है। बाहर पुलिस बेलाचार खड़ी होती है और इसी दौरान एक बूढ़ी औरत का फ़ोन बजता है और पता चलता है कि उस औरत का जन्मदिन होता है। तो मारियो वहाँ पे उसे जन्मदिन विश करता है और देबाजो उसे एक चॉकलेट देता है। पुलिस भी देखती है कि वो लोग अंदर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मारियो फिर उस औरत को बाहर भेज देता है। मारियो खिड़की के सामने आके पुलिस कैप्टन को फ़ोन करता है और कहता है कि उसने अपने जीवन के 15 साल जेल में बिताए हैं और वो तभी सरेंडर करेगा जब उसे ये यकीन दिलाया जाएगा कि उसे कम से कम सज़ा होगी। तभी कैप्टन इस बात से मान जाता है और स्नाइपर्स को पीछे हटने का कह देता है। मारियो खिड़की से दूर हो जाता है और ये कहता है कि वो सिर्फ यही चेक कर रहा था कि पुलिस उस पर गोली चलाएगी या नहीं। तभी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी आ जाता है। तभी मारियो एक अजीब चीज़ करता है और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को गाली देता है और ये कहता है कि अब उसे अपने वकील से बात करनी है। फिर कैप्टन उसे अपने वकील का नंबर मांगता है तो मारियो उसे एक होस्टेज का नंबर दे देता है और वो अपना फ़ोन उठाकर नकली आवाज़ में बात करने लगता है। यही सब करते करते मारियो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है अपने साथियों के लिए। यही मारियो सारे बंधकों को फर्स्ट फ्लोर पे बंद कर देता है। बाकी सारे साथी लूट का सामान लेकर निकलने लगते हैं और फिर मारियो अपना फ़ोन बंद कर देता है और इससे पुलिस कैप्टन को शक हो जाता है। तभी पुलिस कैप्टन को गटर पर अपनी नज़र पड़ जाती है और वो ये सोचता है कि बैंक रॉबर्स इस रास्ते से भी तो भाग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सब मिलकर अपने लूट का सामान सुरंग के ज़रिए बाहर भिजवा रहे होते हैं और एक बोट में डाल देते हैं। वहीं ऊपर फर्नांडो अपने सारे हथियार वॉल्ट में रख देता है और हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये सारे हथियार नकली होते हैं, क्योंकि फर्नांडो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था और पुलिस को ये बात का इल्म हो जाए इसीलिए वो अपने सारे हथियार वहीं छोड़ देता है। जब वो सब अपने बैंक से निकल जाते हैं तो वहाँ जितने भी बंधक होते हैं वो अपने अपने फ़ोन उठा लेते हैं और अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि चोर अब यहाँ से जा चुके हैं। ये सब कुछ सुनकर पुलिस कैप्टन अपनी एक टीम नाले की साइड से भेजता है और दूसरी टीम सामने वाले गेट की तरफ से। ये फर्नांडो और मारियो सारे सबूत बैंक के अंदर से मिटा देते हैं और अपने बाकी साथियों के साथ सुरंग से वापस चले जाते हैं। फिल्म में हमें ये भी दिखाया जाता है कि फर्नांडो ये भी जान रहा होता है कि पुलिस को इस नाले के बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए वो पानी में एक डैम बना देते हैं जिससे पानी का लेवल बढ़ जाए, जिससे कि वो अपनी मोटर बोट को दूसरी दिशा में ले जा सकें। पुलिस कैप्टन बैंक के अंदर आता है जहाँ पे वो सुरंग का रास्ता देखता है जहाँ पर एक लगाया हुआ होता है। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्हें ये बात पता चल जाती है कि वो बम और वो हथियार सारे नकली होते हैं। तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है क्योंकि फर्नांडो और उसके दोस्त काफ़ी दूर निकले हो जाते हैं। वो सब अपने एग्जिट पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे उनका वैन उनका इंतज़ार कर रही होती है। लोग सीधा नाले से अपनी वैन में चले जाते हैं और इसी तरह वो सब बड़ी आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकल आते हैं तो वो बैंक में यूज़ हुए वे सारे सामान को जला देते हैं, उस वैन को भी जला देते हैं और फिर वो अल्बर्टो के घर जाते हैं और लूट का सारा सामान आपस में बांट लेते हैं। और दिखाया जाता है कि इस बैंक की रॉबरी को कुछ महीने गुजर जाते हैं और सब लोग काफ़ी ऐश कर रहे होते हैं। इन
तभी एक दिन अल्बर्टो की वाइफ उसे किसी और लड़की के साथ देख ले रही होती है और उसे पता चल जाता है कि अल्बर्टो उसे धोखा दे रहा है। उसकी वाइफ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज करवा देती है और वो वहाँ पे ये भी बता देती है कि बैंक रॉबरी में उसका हस्बैंड अल्बर्टो भी शामिल था। इसका अंजाम ये होता है कि एक बार सभी गैंग मेंबर्स को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है और सबको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर 7 महीने बाद दिखाया जाता है फर्नांडो जेल से रिहा हो गया है और मारिया उसे वेलकम करने के लिए वहाँ खड़ा होता है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि फर्नांडो ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। इसीलिए वो लोग लूट के दौरान खिलौने वाली गन का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी को चोट ना पहुंचे और वो छोटी सजा पाकर ही जेल से बाहर आ जाएं। साथ ही में फर्नांडो और उसकी गैंग ने लूट का बड़ा हिस्सा छुपा कर रखा होता है क्योंकि बैंक के सेफ वॉलेट में रखे हुए पैसे का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन उस बैंक ने अंदाज़ा लगाया था कि उनके मुताबिक बैंक में $2.5 करोड़ और कुछ ज्वेलरी थी, लेकिन पुलिस ने कुछ $11.7 और कुछ ज्वेलरी हासिल की। अब बैंक के पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो था नहीं, इसीलिए पुलिस अपराधियों के खिलाफ कुछ खास मामला ना चला सकी। इसी तरह फर्नांडो के दोस्तों ने और मिलकर चोरी भी की और बहुत कम सज़ा मिली उन्हें और उसके बावजूद भी वो काफ़ी अमीर बन गए क्योंकि ना ही उन्हें कानून का डर था ना पुलिस का डर था। वो अपनी आने वाली ज़िंदगी बड़े आराम से गुजारते हैं। तो दोस्तों ये था फर्नांडोज़ का ज़बरदस्त प्लान कि चोरी भी हो गई और सज़ा भी ख़त्म हो गई और उसके बाद भी वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। दोस्तों ये फ़िल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है, इसीलिए हम मूवी के आखिर में बैंक रॉबरी के कुछ असली तस्वीर देख पाते हैं। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और आगे भी आपको ऐसी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक